Hello guys, in this video we will cover about the chronology of प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर को क्रोनोलॉजी वाइज कवर करने वाले हैं। सो या इन दिस वीडियो वी विल कवर द क्रोनोलॉजी वाइज प्राइम मिनिस्टर और जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज तक उनके टाइम पीरियड में या टेन्योर में कौन सा इम्पोर्टेंट जस्ट इवेंट हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू। ठीक है, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट। सो 15 अगस्त 1947 से प्राइम मिनिस्टर के पद पर पंडित नेहरू जस्ट होल्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर का पद। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके टाइम में हुआ कि इन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट करा था, है ना, जो कि प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है और अब वो चेंज होके नीति आयोग हो चुका है, जो कि मोदी जी के द्वारा चेंज कर दिया गया, राइट। तो ये प्लानिंग कमीशन उन्होंने स्टार्ट करा था जो अब नीति आयोग है, जो कि थिंक टैंक के नाम से हम जानते हैं। सो पहला तो ये 5 ईयर प्लान। दूसरा कि इन्होंने नैम मतलब कि ये नैम के बारे में मैं समझा चुकी हूँ कि कोल्ड वॉर के टाइम में जब सारी कंट्रीज़ 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही थी, एक यूएसएसआर को फेवर कर रही थी, एक यूएसए को फेवर कर रही थी। सो उस टाइम में इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन को रखा और नैम का जस्ट फाउंडिंग मेंबर की तरह खुद को स्टैब्लिश करता है कि हम किसी भी अलायंस का ग्रुप नहीं बनना चाहते हैं, राइट। सो नैम नेहरू जी के टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा एंड 5 ईयर प्लान। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट पीएम दैट इज गुलजारी लाल नंदा। तो जैसे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पंडित नेहरू का ही टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इनके जस्ट जैसे इनका डेथ हो जाता है तो संभालने के लिए कुछ टाइम के लिए एक्टिंग या इंट्रीम पीएम हम कह सकते हैं, दैट इज़ गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेहरू जी के जस्ट तुरंत डेथ के बाद ही इन्होंने कार्यभार संभाला पीएम के पद का, दैट इज़ गुलजारी लाल नंदा। नाउ थर्ड मतलब इनके बाद जो सेकंड बनते हैं, राइट, क्योंकि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए थे, एक से जस्ट 1 महीने लगभग के लिए। सो इसके बाद जो आते हैं हमारे सेकंड में ये एक्टिंग या इंटरिम थे, ये इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है कि गुलजारी लाल नंदा बस संभालने के लिए आए थे। उसके बाद हमारे बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो इम्पोर्टेंट है उनके टेन्योर में क्या हुआ है, तो इंडो पाक वॉर हुआ है 1965 में और इसकी मध्यस्थता करने के लिए जो यूएसएसआर के थ्रू करा जाता है, जिसके लिए शास्त्री जी यूएसएसआर जाते हैं ताशकंद और ताशकंद में जस्ट 1966 में इनका रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाता है, जो कि आज भी इंडिया इसका खुलासा मतलब नहीं हो पाया है इंडिया में इसका खुलासा कि क्या रीज़न था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने एक टर्म कॉइंट करा था, दैट इज़ जय जवान जय किसान। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन फिर से गुलजारी लाल नंदा आते हैं क्योंकि अकस्मात या फिर क्या रीज़न था पता ही नहीं चला कि लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ कैसे हो गया ताशकंद में। सो ताशकंद फाइल करके एक मूवी भी है इस पर बनी हुई। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी तो यू कैन वॉच। सो गुलजारी लाल नंदा फिर से इंटरिम सेकेंड टाइम इंटरिम या एक्टिंग टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कार्यभार को संभालते हैं बस कुछ टाइम के लिए, है ना। जस्ट जनवरी के 11 जनवरी 1966 से 22 जनवरी 1966 तक रहते हैं। उसके बाद फिर से चुनाव होता है एंड फिर फर्स्ट टर्म में आती हैं इंदिरा गांधी। फर्स्ट टर्म क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी एक दूसरे टर्म में भी फिर आएंगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब इंटरिम पीएम दैट इज़ गुलजारी लाल नंदा के बाद अब इंदिरा गांधी आती है। तो इंदिरा गांधी जो थी वो पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर थी। 1971 का वॉर जो कि बांग्लादेश के जस्ट लिबरेशन के लिए हुआ था, तो उनमें इनका बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल रहा है और इन्होंने जस्ट नेशनलाइज करा था बैंक्स को, है ना, 14 बैंक्स को। नाउ इनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर क्रोनोलॉजी में आते हैं दैट इज़ मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेस पीएम थे, जनता गवर्नमेंट से, राइट।
एंड उसके बाद आता है चरण सिंह। तो चरण सिंह इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम, जैसे लॉन्गेस्ट में नेहरू जी थे, उसी तरह शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम में चरण सिंह। ठीक है, चरण सिंह आते हैं विदाउट अ फुल लोकसभा टेन्योर। नाउ अब सेकेंड टर्म में फिर से इंदिरा गांधी आती है, राइट। फर्स्ट टर्म हम देख चुके हैं, अब सेकेंड टर्म में फिर से इंदिरा गांधी आएंगी। एंड सेकेंड टर्म में जब इंदिरा गांधी आएंगी तो जस्ट क्या होना चाहिए आप खुद से सोचो। तो सेकेंड टर्म में जब इंदिरा गांधी आएंगी तो रिटर्न तो हुई हैं वो पावर के साथ, इमरजेंसी उन्होंने लगाया। फिर बीच में जनता गवर्नमेंट भी आई, बट उनका कोई विज़न था नहीं कि कैसे रूल करना है, तो मजबूरन लोगों को फिर से चुनना पड़ा कांग्रेस को, और फिर से इंदिरा गांधी का रिटर्न बाउंस बैक होता है। बट ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उनका असैसिनेशन हो जाता है। अब उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी आते हैं। तो राजीव गांधी बहुत ही यंगेस्ट पीएम बनते हैं, और ये आईटी रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड इन्होंने उस टाइम में क्या है, इनके टाइम पीरियड में श्रीलंका में जस्ट सिंघली और तमिल इंडियंस में बहुत ज़्यादा जस्ट ये भी चल रहा था कि जो श्रीलंका है वहाँ की ऑफिशियल जो रिलीजन है दैट इज़ बुद्धिज्म, राइट। एंड श्रीलंका की गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कह रखा है कि हम अपने जितने भी गवर्नमेंट के चीज़ों पर लोगों को लेंगे, सर्विस देंगे या उनको लेंगे, तो वो सारे सिंगली लोग ही होंगे, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं। हम इंडियन तमिल लोगों को नहीं देंगे। और वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन तमिल ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया दैट इज़ लिट्टे, ठीक है। सो लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही है कि एक हिस्सा श्रीलंका में उनको दे दिया जाए, कि जहाँ पर वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के साथ, मतलब सरकार ने खुले तौर पर बोल दिया है ऑफिशियली कि कहीं पर भी इंडियन तमिल्स को जगह नहीं दी जाएगी किसी भी जस्ट सरकारी डिपार्टमेंट में, काम में, और खुले तौर पर उनके साथ जस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनकी डिमांड है उस ऑर्गेनाइजेशन की, लिट्टे की, कि हमें एक रीज़न दिया जाए जहाँ पर हम अपने जस्ट डिग्निटी के साथ लाइफ को जी सके। तो उस टाइम में क्या हुआ कि राजीव गांधी ने पीस गिविंग फोर्सेस को भेज दिया। एंड जब पीक पर था लिट्टे का जस्ट प्रोटेस्ट, तो उस टाइम में लिट्टे को ये अच्छा नहीं लगा कि हम जो इतने लाखों टाइम से, बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बस छोटा सा रीज़न को श्रीलंका में पाने के लिए, तो फिर इसी के रिज़ल्ट में बाद में फिर हम एज़ अ कॉन्सिक्वेंस हमें दिखता है कि मे बी उन्हीं का हाथ रहा होगा राजीव गांधी के असैसिनेशन में, राइट। तो ये जस्ट हमने अभी तक कुछ पीएम्स को कवर करा। इसी तरह से और पीएम्स हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजी में पीएम आता है दैट इज़ वीपी सिंह। तो वीपी सिंह, इनके टाइम में क्या होता है कि मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आता है जो कि ओबीसी रिजर्वेशन की बात करता है, राइट। सो इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की बात होती है कि 8 लाख तक जो होंगे वो जस्ट ओबीसी में क्रीमी लेयर के नीचे जस्ट लोअर आएंगे, और उससे ज़्यादा 8 लाख से ज़्यादा होंगे तो वो क्रीमी लेयर जस्ट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। एंड उसके बाद जो क्रोनोलॉजी में प्राइम मिनिस्टर आते हैं वीपी सिंह के बाद दैट इज़ चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर लीड अ शॉर्ट लिव्ड माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत ही लिव्ड माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ये। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के डेथ के बाद ये जितने भी हम प्राइम मिनिस्टर अभी देखेंगे टिल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तक, ये सब कॉलेजन के गवर्नमेंट ही हम देखेंगे, क्योंकि सारे कॉलेजन के साथ बन रहे थे। तो जस्ट कोई एक पार्टी ने हाथ खींच लिया तो पूरी की पूरी पार्टी का कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। एंड नो कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टी जो पीएम है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो अभी तक जितने भी हम 1990 के बाद से, मतलब राजीव गांधी के डेथ के बाद से जितनी पार्टीज देखेंगे वो सारे ही कॉलिजन गवर्नमेंट में देखेंगे, इसलिए बहुत ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहती है ये सारी। नाउ वीपी इसके बाद नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजी में आता है दैट इज़
पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, दैट इज़ एलपीजी, है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो जब हमारा देश जस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो हमने वर्ल्ड बैंक से कहा कि हमें फाइनेंशियल मदद चाहिए, एड चाहिए। देन ही सेड कि हमारी एक शर्त है, तो आप शर्त पूरे करोगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। सो एलपीजी का रिफॉर्म्स जस्ट हमें मानना पड़ा एंड हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पीएम आते हैं इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी फर्स्ट और सेकंड टर्म में आएंगे, जैसे इंदिरा गांधी का 2 टर्म था, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म में जब ये आते हैं तो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, जस्ट 17 डेज़ के लिए। हेल्ड ऑफिस वो 17 डेज़ के लिए आते हैं। वही रीज़न था कि कोलिशन गवर्नमेंट है तो सरकारें गिर रही हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट जो पीएम आएंगे इस क्रोनोलॉजी में, दैट इज़ एच.डी. देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा ये यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन मतलब यूपीए अलायंसेस से आते हैं। देन नेक्स्ट इसके बाद जो क्रोनोलॉजी में आएगा दैट इज़ आई के गुजराल। तो आई के गुजराल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएट किया था, दैट इज़ गुजराल डॉक्ट्राइन, है ना? गुजराल डॉक्ट्राइन मतलब हमारे जो पड़ोसी देश होंगे उसके साथ हम एक इंडिया एज़ अ बड़ा भाई, है ना, बिग ब्रदर का रोल प्ले करेगा, जो कि आज मोदी जी के जस्ट रूल में इसके नाम को जस्ट चेंज करा गया है, दैट इज़ कॉल्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। कि इंडिया जैसे कि कोरोना के दौर में हमने देखा कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प करी, व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी कि हम दूसरे कंट्रीज़ नेबर्स हमारे जो हैं जो भी पड़ोसी देश हैं, उनकी हम एज़ अ बिग ब्रदर हेल्प करेंगे, ठीक है? सो बहुत सारे र्यूमर्स देश के अंदर पैदा होते हैं, लोग बातें बनाते हैं कि देश में तो जस्ट लोग अम, तड़प रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं और हम बहुत मतलब कल्याणकारी करने के लिए तुले हुए हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं। सो आप पढ़े लिखे हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप इस चीज़ को समझो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, राइट? सो दैट इज़ व्हाई कि इंडिया के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है या फिर इन द पेंडेमिक टाइम कि देश कैसे खुद को हैंडल करेगा एंड सिटीजन्स तक कैसे पहुंचाई जाएगी। बट इसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड फॉरेन पॉलिसीज़ पर भी जस्ट इनिशिएट किया जा रहा है, एक्शन को लिया जा रहा है। सो बहुत ही कन्फाइंड वे में दिमाग को छोटा करके अपनी सोच को मत रखो, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो बनी-बनाई बातों पर आने से बेटर है आप अपने नॉलेज को ब्रॉड करो और जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, उतना खुद के थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा इलैबोरेट कर पाओगे। ओके, क्योंकि उस टाइम में मैंने ये बातें बहुत सुनी थी, दैट इज़ व्हाई मैंने ये कही। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड टर्म में आते हैं। तो सेकंड टर्म में जब ये आते हैं तो इस टाइम में इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल जस्ट एक्शंस करे हैं, है ना? दैट इज़ पहला तो पोखरण टेस्ट करा है इन्होंने, इनके टाइम में हुआ है। पोखरण 2 टेस्ट हुआ है। जो कि बहुत ही हिस्टोरिक और रिमार्केबल है, राइट? सो न्यूक्लियर टेस्ट होता है इनके टाइम में। कारगिल वॉर भी हम इनके टाइम में ही देखते हैं कि इनके नेतृत्व में जस्ट लड़ी जाती है 1999 में। एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी इन्हीं के टाइम में होता है। देन नेक्स्ट इनके बाद जो आती है प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत ही साइलेंट मतलब नेचर के पीएम थे, जिनके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री या मूवी बनी हुई है कि साइलेंट पीएम, है ना? सो या बट साइलेंट थे, बट इससे पहले ये जस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, आई एम नॉट रॉन्ग इफ। सो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, तो इनके पास ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे एंड फाइनेंशियल नॉलेज इनके पास थी। दैट इज़ वाई कि इंडिया का उस टाइम में इन्होंने जो फाइनेंस या इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सँभाला था। एंड इनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होती है, जिसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? एंड इस टाइम में यूपीए गवर्नमेंट स्टेबल हुई थी थोड़ी, राइट? क्योंकि ये थोड़ा-सा हम कह सकते हैं मेजॉरिटी के साथ बनी थी, तो थोड़े टाइम तक ये स्टेबल थी और इकोनॉमिक ग्रोथ तो इनके टाइम में देखने को मिला ही था। जस्ट इसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी फुल मेजॉरिटी के साथ
पावर में आते हैं एंड इनके टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अभी हो ही रही हैं, राइट? कितने सारे स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक, अटैक्स, इन्वेज़न, और हाल ही में तो अभी जस्ट दिल्ली पर हमने जो ब्लास्ट देखा, तो ये सारे जस्ट इनके टाइम टेन्योर में हमें देखने को मिला, जिसके अभी तक क्या-क्या हमने देख लिया है। तो जीएसटी ओवरऑल या जीएसटी में भी चेंज भी इन्हीं के टाइम में हुआ। डिजिटल इंडिया, आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना, थर्ड टर्म में ये विन होकर आए हैं। तो बहुत सारी चेंजेज़ अभी तक हमें इस गवर्नमेंट में दिखी है और आगे और भी सारी दिखेंगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्रोनोलॉजी के साथ क्या उस टाइम में इम्पोर्टेंस था, रेलेवेंस क्या था उस पीएम से रिलेटेड, उनके टेन्योर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, तो मैं उसे लेकर आऊँगी। एंड आई थिंक सो कि क्योंकि ये चीज़ कहीं भी मिलती नहीं है, तो मैंने जस्ट ये थिंक करा कि यदि मेरे को समझ में आई है, मैं सीख पाई हूँ, तो मैं इस चीज़ को जस्ट थोड़ा-सा स्प्रेड करूँ, ताकि आप मेरे से सीख के जस्ट अपने नॉलेज को और इंक्रीज़ कर पाओ। सो या नॉलेज इज़ अ साइकिल, कि जस्ट वो चलता ही जाएगा। मैं किसी से सीख रही हूँ, तो जस्ट वो आप किसी से सीखोगे तो उसको आगे बढ़ाओगे, क्योंकि या अ, बहुत बड़े इंसान ने कहा है ना कि नॉलेज जो होता है वो अ, कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है। सो अपडेट करो खुद को एंड नॉलेजेबल करो। नाउ ये जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई है ये वर्बली है, तो मैंने इसके लिए इसका जो टेबल है वो अपने वाईटी चैनल के पोस्ट में डाली हुई है। आप वहाँ से टेबल को जस्ट डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। सो बाय बाय एंड थैंक यू।